दोस्तों, आज के इस हाई इम्पैक्ट सेशन में हम इकोनॉमिक्स का एक ऐसा बैकबोन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जहां से हर कम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई एंड बैंकिंग। आज हम इन दोनों शानदार और कॉम्प्रहेंसिव हैंडरिटन माइंड मैप्स के एक एक बॉक्स, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क्स और टूल्स को बिना कुछ छोड़े पूरी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस कंप्लीट मास्टर क्लास को। सबसे पहले आते हैं हमारे पेज 1 के सेंटर फोकस पर, जो है मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। चलिए शुरू करते हैं लेफ्ट बॉटम से। मनी, डेफिनेशन एंड फीचर्स। मनी को साइंटिफिक टर्म्स में ऐसी चीज की तरह डिफाइन किया जाता है जिसे सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं और जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी लेदे के माध्यम के रूप में काम करती है। इसके टोटल 6 की फीचर्स होते हैं। फीचर नंबर 1 है फंजिबिलिटी, यानी मनी अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है, जैसे एक 500 रुपी का नोट 5 पीसेज ऑफ 100 रुपी नोट्स या 10 पीसेज ऑफ 50 रुपी नोट्स के बराबर होता है। फीचर नंबर 2 है ड्यूरेबिलिटी, यानी पैसा जल्दी खराब या रोट नहीं होना चाहिए, चाहे वो माइनर टाइम या एलिमेंट्स से एक्सपोज हाई क्यों ना हो। फीचर नंबर 3 है डिविजिबिलिटी, यानी इसे स्टैंडर्ड और ऑफिशियल डिनोमिनेशंस में डिवाइड किया जा सके, न कि किसी रैंडम नंबर जैसे 147 के नोट में। फीचर नंबर 4 है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी एक 500 के नोट पर जो वैल्यू लिखी है वो उसकी परचेसिंग पावर को मेंटेन रखनी चाहिए। फीचर नंबर 5 है पोर्टेबिलिटी, यानी इसे कैरी करना इजी हो, जैसे 1 करोड़ रुपीज नोट्स में ले जाना आसान है मुकाबले 1 करोड़ की वैल्यू के भारी पत्थरों के। ए फ्लैट नीचे हाई देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी पैसे का हजारों साल का सफर कैसे बदला। ये टोटल 5 स्टेप्स में हुआ है। स्टेप नंबर 1 है प्री हिस्ट्री, जहां कोई रिकॉर्ड्स नहीं थे और मनी पेरिशेबल थी, जैसे हंटेड एनिमल्स यानी शिकार किए गए जानवर। स्टेप नंबर 2 है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी आईवीसी, जहां बाटर सिस्टम चलता है जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स पर चलता था, यानी दोनों तरफ जरूरत मैच होनी चाहिए थी। स्टेप नंबर 3 है कमोडिटी मनी, जहां आइटम्स की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू यानी आंतरिक कीमत होती थी, जैसे एक कॉपर का कॉइन अपने वेट के बराबर कॉपर की कीमत रखता था। स्टेप नंबर 4 है मेटल मनी, जो मौर्यन पीरियड में पंच मार्क्ड कॉइन्स और मुगल पीरियड में रूपी के रूप में एक्सटेंसिवली यूज किया गया। स्टेप नंबर 5 है मॉडर्न मनी, जहां पेपर मनी से हम प्लास्टिक मनी यानी डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स पर आए और अब डिजिटल मनी यानी यूपीआई और क्रिप्टो तक पहुंच गए हैं। चलिए अब ऊपर लेफ्ट साइड पर चलते हैं और समझते हैं इम्पैक्ट ऑफ एसएलआर एंड सीआरआर ऑन मनी सप्लाई का मैथमेटिकल मैकेनिज्म। अगर आरबीआई देश में एसएलआर या सीआरआर को इंक्रीज यानी बढ़ता है तो मार्केट में मनी सप्लाई ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाती है। इसको एक सॉलिड एग्जांपल केस से समझिए। मान लीजिए एक बैंक के पास 100 करोड़ रुपीज हैं। अगर टोटल रिजर्व 21% है, जिसमें 18% एसएलआर और 3% सीआरआर शामिल है, तो 21 करोड़ रुपीज रिजर्व हो जाएंगे और बैंक के पास पब्लिक को लोन देने के लिए केवल 79 करोड़ रुपीज अवेलेबल रहेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट या आरबीआई इस रिजर्व रिक्वायरमेंट को बढ़ाकर 30% कर देती है, तो 30 करोड़ रुपीज बैंक के लॉकर में ब्लॉक हो जाएंगे और पब्लिक के पास मार्केट में केवल 70 करोड़ रुपीज हाई जा पाएंगे। इसका सीधा कंक्लूजन ये निकलता है कि हायर रिजर्व्स इक्वल्स लोअर मनी सप्लाई फॉर द पब्लिक। इसके ठीक नीचे दिया गया है ईसीआरआर यानी इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। ये एक एडिशनल सीआरआर रिक्वायरमेंट होती है जिसे आरबीआई किसी एक्सट्रीम इमरजेंसी या मार्केट के एक्सेस फंड्स को टेम्पररी पार्क करने के लिए लगाता है। इसका एक एग्जाम्पल सिनेरियो समझिए। जब देश में डेमोनेटाइजेशन हुआ था या जब 2000 रुपी के नोट्स को वापस लिया गया था, तब सडन रूप से लोगों ने बैंक्स में लिक्विडिटी भर दी थी। बैंक्स के पास ऐसा एक्सेस फंड जमा हो गया था जिसे रखने की कोई जगह नहीं थी। आईसीआरआर का प्राइमरी पर्पस यही होता है कि ये आरबीआई का एक टेम्पररी टूल है जो लिक्विडिटी के इस सडन सर्ज को अब्जॉर्ब करता है, जो स्टैंडर्ड 3% सीआरआर रूल से कंट्रोल नहीं हो पाता। ए फ्लैट आते हैं टॉप मिडिल बॉक्स पर, एलसीआर यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये हाईली लिक्विड एसेट्स का वो अमाउंट होता है जो एक बैंक को कंपलसरी रूप से अपने पास होल्ड करना पड़ता है ताकि वो बिना किसी न्यू इनकम के भी पूरे 30 डे स्ट्रेस सिनेरियो यानी 1 महीने के क्राइसिस को आराम से सर्वाइव कर सके। इसका परफेक्ट एनालॉजी ये है कि जैसे एक व्यक्ति का पर्सनल सेविंग्स कुशन होता है जो उसकी नौकरी जाने पर 30 डेज के खर्चे उठाता है। एक नोट याद रखिएगा कि एलसीआर हर बैंक टू बैंक और ब्रांच टू ब्रांच उनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के आधार पर वेरी करता है। ए फ्लैट राइट साइड के टॉप बॉक्स पर आते हैं टाइप्स ऑफ रेपो रेट्स। आरबीआई टोटल 3 मेन कैटेगरीज में रेपो ऑपरेट करता है। पहला है ओवरनाइट रेपो, जो केवल एक सिंगल नाइट यानी 1 नाइट ड्यूरेशन के लिए होता है और इसकी लिमिट 0.25% ऑफ एनडीटी ला होती है। दूसरा है टर्म रेपो, जो 7, 14, 21 या 28 डेज के ड्यूरेशंस के लिए होता है जो अप टू 1 ईयर तक जा सकता है।
और इसकी लिमिट 0.75% ऑफ NDT ला होती है। बैंकिंग टर्म्स में लेस देन 1 ईयर को शॉर्ट टर्म और मोर देन 1 ईयर को लॉन्ग टर्म माना जाता है। तीसरा है LTRO यानी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ये बड़े इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के लिए होता है और इसकी ड्यूरेशन फिक्स 3 इयर्स की होती है। RBI इसमें एक टारगेट सेट करता है, जैसे 1.5 लाख करोड़ रुपीस, ताकि कमर्शियल और प्राइवेट बैंक्स के पास कैपिटल एक्सपेंशन के लिए पूरी लिक्विडिटी रहे और बैंकिंग फेलियर ना हो। फ्लैट आते हैं मिडिल राइट बॉक्स पर, क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्वांटिटेटिव टूल्स के उलट जो नंबर्स पर बात करते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स बैंक के बिहेवियर और स्पेसिफिक सेक्टर्स के कंट्रोल पर फोकस करते हैं। पहला टूल है मॉरल स्वेजन, जहां RBI बैंक्स को पोलाइटली रूल्स फॉलो करने के लिए कहता है या फिर उन्हें वार्निंग्स और लाइसेंस कैंसलेशन की धमकी देता है। दूसरा टूल है क्रेडिट राशनिंग, जहां ये डिसाइड किया जाता है कि किस स्पेसिफिक सेक्टर को कितना लोन मिलेगा, जैसे एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री का रेशियो फिक्स करना। तीसरा टूल है लोन मार्जिन, बैंक्स कभी भी एसेट पर 100% लोन नहीं देते। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आप एक 1 लाख रुपए की बाइक खरीदने जाते हैं तो बैंक आपको 20,000 रुपए का डाउन पेमेंट मांगेगा और केवल 80,000 रुपए यानी 80% का हाई लोन प्रोवाइड करेगा। ये मार्जिन बैंक को बोरोअर के डिफॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है। चौथा टूल है पब्लिकेशन, यानी बैंक्स के फाइनेंशियल डेटा को न्यूज़पेपर्स और पब्लिक डोमेन में पब्लिश करना ताकि उनकी पुअर परफॉर्मेंस पब्लिक के सामने ट्रांसपेरेंट रहे। पांचवा टूल है डायरेक्ट एक्शन, यानी स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेना, जैसे अगर बार बार वार्निंग देने के बाद भी रूल्स वायलेट होते हैं तो बैंक का लाइसेंस हाई कैंसिल कर देना। चलिए अब सेंट्रल हिस्टोरिकल और लीगल पैनल को देखते हैं। 1991 LPG रिफॉर्म्स एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। LPG का मतलब है लिबरलाइजेशन यानी पेपरवर्क और लाइसेंसिंग को कम करना, प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट सेक्टर्स में एंट्री देना, और ग्लोबलाइजेशन यानी इंडियन इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन करना। इस पूरे फ्रेमवर्क के की फिगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसका इम्पैक्ट ऑन रिजर्व्स ये हुआ कि प्री 1991 के दौरान SLR अक्सर 50% प्लस यानी आधी से ज्यादा ब्लॉक रहती थी, जो पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स के बाद रिड्यूस करके अप्रॉक्सीमेटली 18 to 22% के दायरे में लाई गई। इसके ठीक नीचे स्थित है फियाट मनी वर्सेस लीगल टेंडर का महत्वपूर्ण डिफरेंस। फियाट मनी वो करेंसी होती है जिसे गवर्नमेंट के ऑर्डर पर इश्यू किया जाता है, जैसे 10, 20 या 500 के नोट्स। वही लीगल टेंडर वो करेंसी होती है जिसके साथ RBI गवर्नर की एक लीगल गारंटी मिलती है, जिस पर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर। इसे देश में कोई भी व्यक्ति डेट पेमेंट के लिए रिफ्यूज यानी माना नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा इकोनॉमिक ट्रैप समझिए, जब देश में डेमोनेटाइजेशन हुआ तो पुराने 500 और 1000 के नोट्स फियाट मनी तो रहे क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट ने प्रिंट किया था, पर वो लीगल टेंडर नहीं रहे क्योंकि उनकी लीगल गवर्नर गारंटी को वापस ले लिया गया था। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट द्वारा इशूड वैलिड 10 रुपी कॉइन को लेने से माना करता है तो यूज लीगल टेंडर रिफ्यूजल कहते हैं और वो लॉ के मुताबिक पनिशेबल है। एक इंटरनेशनल फैक्ट याद रखिएगा कि एल साल्वाडोर दुनिया का सबसे पहला देश है जिसने बिटकॉइन को ऑफिशियली लीगल टेंडर डिक्लेयर किया है। नीचे हाई लिमिटेड वर्सेस अनलिमिटेड लीगल टेंडर को क्लियर किया गया है। कॉइनेज एक्ट 2011 के मुताबिक 1 रुपी के कॉइन्स केवल अप टू 1000 रुपीज तक के ट्रांजैक्शन के लिए हाई लिमिटेड लीगल टेंडर हैं। आप उससे ज्यादा कॉइन्स एक्सेप्ट करने के लिए लीगली बाउंड नहीं हैं। वही अनलिमिटेड लीगल टेंडर में हमारे हायर डिनोमिनेशन कॉइन्स जैसे 2, 5, 10 रुपी और सारे पेपर नोट्स आते हैं, जिन्हें आप किसी भी अमाउंट तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए अब डायरेक्ट बढ़ते हैं हमारे पेज 2 पर, जो मनी सिस्टम एंड फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स के कोर एरियाज को ओपन करता है। टॉप लेफ्ट में हमारा पॉइंट नंबर 1 है ग्रेशम्स लॉ। इसका बेसिक प्रिंसिपल कहता है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, यानी खराब पैसा अच्छे पैसे को मार्केट से बाहर कर देता है। इसके पीछे का इकोनॉमिक लॉजिक ये है कि जब किसी मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी मेटल की कीमत उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू यानी फेस वैल्यू से हायर हो जाती है तो लोग यूएस अच्छे पैसे यानी गुड मनी को हॉर्ड यानी अपने पास छुपाकर लॉक कर लेते हैं और मार्केट में केवल बैड मनी यानी पेपर नोट्स और घिसे हुए कॉइन्स को हाई सर्कुलेट करते हैं। पॉइंट नंबर 2 पर आता है चेक वर्सेस डिमांड ड्राफ्ट यानी DD का मैंडेटरी कंपैरिजन। चेक की गारंटी पूरी तरह से एक इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर प्रोवाइड करता है, इसमें बैंक या गवर्नमेंट की कोई गारंटी नहीं होती। ये नेचर में एक पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, यानी आप आगे की डेट डाल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स नहीं हैं, तो चेक बाउंस हो जाता है। दूसरी तरफ डिमांड ड्राफ्ट यानी DD एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसे बनवाने के लिए आपको बैंक को पहले हाई फुल अमाउंट के साथ 400 to 500 रुपीज की फी कैश या अकाउंट से पे करनी पड़ती है। इसकी सबसे बड़ी पॉलिसी ये है कि डर बनवाने के लिए यूएस बैंक में आपका अकाउंट होना मैंडेटरी नहीं है,
आप काउंटर पर कैश देकर भी इसे बनवा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कभी भी बाउंस नहीं हो सकता क्योंकि बैंक को इसका पेमेंट पहले ही मिल चुका होता है। इफ फ्लैट टॉप राइट पैनल पर चलते हैं जो एग्जाम का सबसे बड़ा न्यूमेरिकल एरिया है, मनी एग्रीगेट्स जो M0, M1, M2, M3 और M4 के रूप में जाने जाते हैं। एक्सपर्ट्स इनका यूज मार्केट में मनी फ्लो और लिक्विडिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। सबसे पहले आता है M0, जिसे हाई पावर्ड मनी कहते हैं। ये आरबीआई की टोटल लायबिलिटी होती है। इसमें करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई शामिल होते हैं। अगला है M1, जिसे नैरो मनी कहते हैं। ये मनी का सबसे नैरो फॉर्म है। इसमें करेंसी इन सर्कुलेशन यानी CIC और सारे डिमांड डिपॉजिट्स यानी सेविंग्स और करंट अकाउंट्स का पैसा आता है। उसके बाद है M2, जो M1 के साथ साथ पोस्ट ऑफिस बैंक्स के सारे सेविंग्स डिपॉजिट्स को जोड़कर बनता है। नेक्स्ट है M3, जिसे ब्रॉड मनी कहते हैं। इसमें M1 के साथ साथ सारे टाइम डिपॉजिट्स यानी FD और RD को जोड़ा जाता है। आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी एनालिसिस के लिए M3 को ही सबसे यूजफुल और प्राइमरी एग्रीगेट माना जाता है। आखिर में आता है M4, जो ब्रॉड मनी का सबसे बड़ा रूप है। इसमें M3 के साथ साथ टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स को मर्ज किया जाता है। ये फ्लैट बढ़ते हैं मिडिल लेफ्ट जोन पर NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये वो एंटिटीज होती हैं जो बैंकिंग लाइक सर्विसेज जैसे लेंडिंग और वेल्थ मैनेजमेंट तो प्रोवाइड करती हैं, पर ये लीगली बैंक्स नहीं होती। इनका सबसे बड़ा रेगुलेशन पैरामीटर ये है कि ये कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर होती हैं, न कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। इनके रेगुलेटर्स उनके सेक्टर पर डिपेंड करते हैं, जैसे शेयर्स के लिए सेबी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एक्सिम बैंक और इंश्योरेंस के लिए IRDAI इन्हें गवर्न करता है। बैंक्स और NBFCs के बीच टोटल 4 की डिफरेंसेस होते हैं जो नीचे सिस्टमैटिक आइकन्स के साथ समझाए गए हैं। डिफरेंस नंबर 1 है अकाउंट्स। NBFCs कभी भी करंट या सेविंग अकाउंट्स ओपन नहीं कर सकती। ये केवल टाइम डिपॉजिट्स यानी FD और RD को हाई हैंडल करती हैं। डिफरेंस नंबर 2 है रिजर्व्स। देश के सभी बैंक्स को CRR मेंटेन करना कंपलसरी है, जबकि NBFCs के लिए CRR रखना रिक्वायर्ड नहीं होता। डिफरेंस नंबर 3 है SLR। SLR दोनों मेंटेन करते हैं, पर NBFCs के लिए SLR का रेट बैंक्स के मुकाबले काफी लोअर होता है। डिफरेंस नंबर 4 है FDI लिमिट्स। कमर्शियल बैंक्स में FDI की लिमिट 74% तक कैप्ड है, जबकि NBFCs में 100% FDI ऑफिशियली अलाउड है। नीचे एक क्लियर रूल दिया गया है। DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बैंक्स के डिपॉजिट्स पर 5 लाख रुपीस तक की लीगल गारंटी देता है, पर NBFCs के कस्टमर्स के लिए DICGC का कोई भी डिपॉजिट इंश्योरेंस बैकअप नहीं होता। ए फ्लैट बॉटम सेंटर के 3 स्मॉल ब्लॉक्स को क्लियर करते हैं। पहला है हिस्टोरिकल कॉइनेज। एंशिएंट इंडिया के महाजनपद पीरियड में सबसे पहले पंच मार्क्ड कॉइन्स सर्कुलेशन में आए थे और बाद में मुगल पीरियड के दौरान रूपी पूरे देश में पॉपुलर हुआ। दूसरा ब्लॉक है लिक्विडिटी ट्रैप। ये एक ऐसी डेंजरस इकोनॉमिक सिचुएशन होती है जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स 0 के बिल्कुल क्लोज पहुंच जाते हैं। ऐसे में सेंट्रल बैंक चाहे जितना भी मनी सप्लाई बढ़ा ले, लोग पैसे को इन्वेस्ट करने के बजाय कैश के रूप में अपने पास होल्ड करना प्रेफर करते हैं, जिससे पूरी मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है। तीसरा है नारसिम्हम कमेटी NPSL। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का फ्रेमवर्क टोटल 8 सेक्टर्स को कवर करता है, जिसमें देश के सभी बैंक्स को अपना 40% लोन कंपलसरी रूप से एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना पड़ता है। और हमारा आखिरी कॉ पॉइंट है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसे शॉर्ट में SDF कहते हैं। ये आरबीआई के द्वारा यूज किया जाने वाला रिवर्स रेपो का एकदम नया फॉर्म है, जहां आरबीआई मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी को बिना किसी गवर्नमेंट कोलैटरल यानी बिना किसी गैसेक या सिक्योरिटी को गिरवी रखे पूरी तरह से सोक अप यानी अब्जॉर्ब कर सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारे मनी सिस्टम, बैंकिंग और आरबीआई के एडवांस टूल्स का एकदम एग्जॉस्टिव और कंप्लीट मास्टर सेशन, जिसमें हमने दोनों माइंड मैप्स के एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया है। इन दोनों शानदार हैंड रिटन माइंड मैप्स की फ्री हाई क्वालिटी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल @scripted notes को जरूर ज्वाइन करने। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए सेगमेंट के साथ। थैंक यू।